हेलो एवरीवन। मेरा नाम सतीश कुमार है। 12वीं कक्षा भूगोल विषय में आप सभी का स्वागत है। हमारी पुस्तक चल रही थी फंडामेंट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इसमें चैप्टर नंबर हमारा 5th चल रहा है, प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो वीडियो नंबर ये इनका 2nd है। तो चलिए हम चलते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर। प्राइमरी एक्टिविटीज़ चैप्टर नंबर 5th ये हमारा चल रहा है। तो इससे पहले हम चैप्टर को शुरू करें तो हम एक बार वो देख लेते हैं हमने पीछे वाली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में क्या पढ़ा था। इससे पीछे वाली वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में पढ़ लिया था। आर्थिक क्रियाकलापों के प्रकारों के बारे में पढ़ लिया था। तो क्या आप बता सकते हैं आर्थिक क्रियाकलाप क्या होते हैं? आशा करता हूँ आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अगर हम बात करें आर्थिक क्रियाकलाप, तो आर्थिक क्रियाकलाप मानव अपनी आजीविका कमाने के लिए, अपने सामाजिक जीवन को चलाने के लिए किसी न किसी प्रकार का काम धंधा करता है, और उस काम धंधे को वो इसलिए अपनाता है ताकि उनको जो है कुछ आय प्राप्त हो सके। तो जो भी आय प्राप्त करने का उनके पास जो है व्यवसाय है, इनसे उनको पैसा प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? आर्थिक क्रियाकलाप कह देते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमने इनके 5 प्रकार पढ़े थे। सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़, तो वो क्रियाकलाप जो प्राकृतिक तत्वों के साथ अंत क्रिया करके मानव के द्वारा भोजन व कच्चा माल जो है प्राप्त किया जाता है, तो उसे हम प्राथमिक क्रियाकलाप कहेंगे। इसी तरह ही द्वितीय क्रियाकलाप, कच्चे माल को तैयार माल में बदलने की प्रक्रिया को हम, आर्थिक क्रियाकलाप को हम क्या कहेंगे? द्वितीय क्रियाकलाप। इसी तरह से ही तृतीय क्रियाकलाप, तृतीय से आगे सारे के सारे सेवा सेक्टर हैं जो आपको जो है विभिन्न प्रकार से सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। तो तृतीय क्रियाकलाप में जो किसी फैक्ट्री के माध्यम से कच्चे माल को तैयार माल में बदला गया था, उस तैयार माल को आम जनता तक पहुंचाने का जो काम है वो तृतीय क्रियाकलाप में किया जाता है। इसी तरह ही चतुर्थ क्रियाकलाप, वो क्रियाकलाप जो किसी भी संस्था को मैनेज करने का काम करता है, प्रबंधन करने का काम करता है। तो ये काफ़ी अप्रत्यक्ष रूप से आपको क्रियाएं जो है आपको सर्विसेज मिलेंगी। प्रत्यक्ष रूप से तो आपको जो तृतीय क्रियाकलाप में लगे हुए संलग्न लोग जो हैं वो देंगे, और तृतीय क्रियाकलाप के जो लोग शामिल हैं उनको एक तरीके से मैनेज करने का काम जो है वो आपको चत- चतुर्थक क्रियाकलाप के लोग करते हैं। इसीलिए इसे चतुर्थक क्रियाकलाप, क्वाटनरी एक्टिविटीज़ कहा जाता है। उसी के बाद पंचम क्रियाकलाप जो भिन्न प्रकार की विषयों में विशेषज्ञ हैं और एक प्रकार से परामर्शदाता हैं, सलाह देने का काम करते हैं। वो भिन्न प्रकार के आंकड़ों के माध्यम से नए प्रकार का शोध करते हैं, और उस शोध के माध्यम से जनता के लिए नए प्रकार का विचार जो है लेके आते हैं, नए प्रकार की प्रौद्योगिकी लेके आते हैं, जिनके माध्यम से जनता का जीवन आसान हो जाता है। तो ये दोनों ही टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्राथमिक क्रियाकलाप के जो भिन्न प्रकार के टाइप्स हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप में हम जो जो क्रियाएं शामिल करेंगे उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, वो क्रियाएं कहाँ कहाँ पर इस्टेब्लिश हैं पूरे इस हमारे ग्लोब के ऊपर। तो चलिए हम चलते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर। मानव सभ्यता के विकास के आरंभिक समय में मानव जो है जीवन निर्वाह के लिए अपने आसपास के वातावरण पर जो है निर्भर था, और इसके लिए वो 2 प्रकार के क्रियाकलाप करता था। उनमें से एक था पशुओं का अखेट और मछली पकड़ना, और दूसरा था भोजन संग्रह। तो ये 2 प्रकार के क्रियाकलाप जो है वो करता था। तो चलिए हम इनको समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके। चलिए हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं अखेट क्या है। तो अखेट मानव के, तो ये एक प्रकार से शिकार है, हंटिंग। अखेट, इसे आप ये समझ सकते हो शिकार। तो अत्यधिक गर्म और ठंडे क्षेत्रों में पत्थर, लकड़ी व अन्य औजारों जो भी उन समय जो है मानव के पास उपलब्ध थे, जैसे एरो है, तो उनके माध्यम से भिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का, जो जंगली जीव जंतु थे, उन पशुओं का शिकार करते थे।
और जो भी उनको प्राप्त होता उनको कबीले के लोग मिल बांट के खा लेते। इसी प्रक्रिया को कहा जाता अखेट। तो जिसकी वजह से बहुत सारी प्रजातियां जो है वो लुप्त हो गई या कई प्रकार की प्रजातियां संकटापन्न स्थिति में पहुंच गई। तो भारत में आज शिकार के ऊपर या अखेट के ऊपर जो है प्रतिबंध लगा हुआ है। और आज के आधुनिक समय में भी मछली पकड़ना, फिशिंग जो है ये एक महत्वपूर्ण आजीविका का साधन है और बहुत सारे लोगों का भरण पोषण करने के लिए जो है एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप है। तो जो तटवर्ती क्षेत्र है, समुद्र के साथ लगता हुआ क्षेत्र को हम कहेंगे तटवर्ती क्षेत्र। तो उन क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं वो मछली पकड़ने का काम करते हैं। और वर्तमान समय में भिन्न प्रकार की तकनीकी विकास के माध्यम से ये प्रक्रिया, ये आर्थिक क्रिया और भी आसान हो गई है। तो मछली पकड़ना कुछ नहीं है, सिंपल है फिशिंग। तो ये भी आदि मानव के समय से ही चली आ रही प्रक्रिया है। तो यहाँ पर हमने अखेट हंटिंग के बारे में जान लिया है। हंटिंग क्या है, अब हम जानने की कोशिश करते हैं गैदरिंग। तो गैदरिंग कुछ भी नहीं है, जो भी आपको मिल जाए उसको इकट्ठा कर लो। इसे हम कहेंगे भोजन संग्रहण या गैदरिंग। बोर्ड के एग्ज़ाम में एक और शब्द आपको मिल सकता है भोजन संग्रहण के स्थान पर एकत्रीकरण। इंग्लिश में इसका गैदरिंग ही वर्ड मिलेगा आपको, एकत्रीकरण या भोजन संग्रहण। तो वनों में जो जंगली पौधे हैं या खाने योग्य जो कंदमूल है, इस प्रकार की वस्तुओं को इकट्ठा करने का जो क्रियाकलाप है उसे हम एकत्रीकरण या भोजन संग्रहण कहेंगे, गैदरिंग कहेंगे। नेक्स्ट इसकी जो विशेषताओं की बात करें, विश्व में ये अधिकतर जो है कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम भोजन संग्रहण की विशेषता की बात करें तो यह विश्व में भिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न तरीक़ों से यह व्यवसाय किया जाता है और यह अधिकतर कठोर जलवायु वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। ये लोग जंगलों से फल, कंदमूल, नट, बेरी, जड़, पत्ते जो भी इनको मिल जाए तो उनको संग्रहण कर लेते हैं और जिनसे इनको लोकल मार्केट में बेचकर वहाँ से रोटी, कपड़ा और मकान जो अपनी बेसिक नीड है, आवश्यकताएं हैं, वो पूरी करते हैं। इसके लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता है और जो ज्ञान की अगर हम बात करें, तकनीकी ज्ञान, तो वो भी इसमें इतनी ज़्यादा उसकी आवश्यकता नहीं है। तो बहुत ही चीप लेवल की ये एक्टिविटीज़ है। उसके बाद अगर हम बात करें, आज जो भोजन संग्रहण विश्व के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हो रहा है या भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न प्रकार की वस्तुओं की जो गैदरिंग की जा रही है, तो उनको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचा जा रहा है क्योंकि इनमें जो है बहुत सारे प्रकार के जड़ी बूटियाँ होती हैं, औषधीय जो है मेडिसिन के तौर पर जिनका इस्तेमाल किया जाता है और जिनकी जो है काफ़ी हाई कॉस्ट की कीमत इनको मिल जाती है। तो जिसकी वजह से इनके द्वारा इकट्ठे किए गए पदार्थ का व्यापारीकरण भी हो गया है और इनको संशोधित करके बाज़ार में बेचा जाता है। और विश्व में अगर हम बात करें, संग्रहण का महत्व इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी विश्व में इस प्रकार के क्रियाकलाप जो है वो अपना विशेष स्थान रखता है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट जो है जो कठोर जलवायु से उपलब्ध हो पाते हैं, वहाँ से वो आम सामान्य जनता तक विभिन्न प्रकार की सेवाओं के रूप में कार्यरत उत्पाद आम जनता तक पहुँचाए जाते हैं। आगे अगर हम बात करें तो ये क्रियाकलाप के क्षेत्र आपसे पूछे जा सकते हैं जो अक्सर ही एग्ज़ामों में पीछे वाले एग्ज़ामों में देखने को मिला है। तो यह है अधिकतर उच्च अक्षांशों में, जैसे कि उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली। तो जो ठंडे इलाके हैं उन क्षेत्रों में आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये निम्न अक्षांशों में जो 0 डिग्री के आसपास है, अमेज़न बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, इनके आंतरिक भागों में जो काफ़ी कठोर जलवायु है, गर्म जलवायु है, उन क्षेत्रों में ये इस प्रकार के क्रियाकलाप वहाँ पर वर्चस्व में है। अगर हम इनके महत्व की बात करें, महत्व तो पौधों के विभिन्न भागों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, उनको उपयोग किया जाता है, जैसे कि
वृक्षों की छाल का उपयोग कन बनाने में, चमड़ा तैयार करने में, कारक तैयार करने में इनका किया जाता है। इसी तरीके से पत्तियों का उपयोग जो है पेय पदार्थ बनाने में, दवाइयाँ और क्रांतिवर्धक वस्तुएं उपलब्ध करवाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है, जो एकदम से मानव के शरीर की रासायनिक संरचना में परिवर्तन कर देते हैं। तो इस प्रकार के उत्पादों को हम क्रांतिवर्धक वस्तुएं कहेंगे। रेशे को बनाने में जो है कुछ फल, भोजन, तेल आदि बनाने में इनका जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो भी इनसे प्राप्त जो उत्पाद है उनके तने का उपयोग जो है जैसे रबड़, बलाटा, गोंद, रोल, इन सब को बनाने में किया जाता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट ये बाज़ार से जंगलों से इकट्ठे करते हैं, तो उनका जो है भिन्न भिन्न तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। आगे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्राथमिक क्रियाकलाप है जिसे हम कहेंगे पशुचारण, पास्टोरलिज्म या ग्रेजिंग कहेंगे इसे। पशुचारण तो भिन्न प्रकार के क्षेत्रों में कुछ पशुओं का चयन किया जाता है। उन पशुओं को पाला जाता है और उनको पालने के बाद उनसे भोजन पदार्थ, चमड़ा, ऊन, इन सब प्रकार के पदार्थों को प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार के क्रियाकलाप को पशुचारण कहा जाता है। कुछ विशेष प्रकार के पशुओं को पालतू बनाकर पाला जाता है और उनको पालतू बनाकर पालने के बाद उनसे भोजन पदार्थ, चमड़ा, ऊन, इन सब को प्राप्त किया जाता है। तो इसीलिए इसको पशुचारण कहते हैं। पशुचारण प्रतिकूल दिशाओं कृषि क्षेत्र जिन क्षेत्रों में कृषि क्रियाकलाप इतना आसान नहीं है, तो उन क्षेत्रों में जब वो गर्म या ठंडे इलाके होंगे, इन क्षेत्रों में इस प्रकार से पशुचारण जो है वो किया जाता है। और यहाँ और भी प्रतिकूल जो है परिस्थितियाँ हो सकती हैं, वर्षा का कम होना, धरातल का उबड़ खाबड़ होना। तो इन सब क्षेत्रों में पशुचारण जो है वो एक प्रकार का महत्वपूर्ण जो है आर्थिक क्रियाकलाप है। पशुचालन जो है दो प्रकार की प्रक्रिया जो है दो तरीके से किया जाता है। एक है चलवासी पशुचारण और दूसरा है वाणिज्य पशुपालन। तो इसके दो प्रकार हैं। पहला है चलवासी पशुचारण, दूसरा है वाणिज्य धन पशुपालन। तो ये दो इसके प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चलवासी पशुचारण। नॉमैडिक हर्डिंग की बात करते हैं। तो ये क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में कुछ पशुओं का आप चयन करके उनको भोजन और चारे, या हम कह सकते हैं चारे या पानी की उपलब्धता के लिए जो है आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को स्थानांतरित करते रहोगे। तो इस प्रकार के क्रियाकलाप को हम कहेंगे चलवासी पशु चारण। तो आप जो है कुछ पशुओं को पालोगे, उन पालतू पशुओं को भोजन और पानी की उपलब्धता को देखते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाओगे। तो इस प्रकार के क्रियाकलाप को हम कहेंगे चलवासी पशुचारण। आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग जो हैं इस तरीके से इस प्रकार का क्रियाकलाप करते हैं, अपने कैटल के साथ, अपने पशुओं के साथ जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे और पानी के उपलब्धता को लेकर जो है वो आते जाते रहते हैं। एक स्थान पर चारा या पानी ख़त्म होने के बाद वो दूसरे इलाके में चले जाते हैं। तो इस प्रकार के जो है लोग अपने पशुओं के साथ अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। तो उस प्रकार के क्रियाकलाप को हम चलवासी पशुचारण कहते हैं। आगे अगर हम बात करें तो चलवासी पशुचारण की कुछ विशेषताएं। देखिए, ये एक अपने भेड़ों को लेकर ये व्यक्ति जा रहा है। तो ये भोजन और पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ये अपना स्थान परिवर्तन लगातार करते रहते हैं। तो अब अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो भिन्न प्रकार की ये अपनी जो ज़रूरतें हैं तो वो इन्हीं पशुओं पर ही ये निर्भर करते हैं। इन पशुओं का भोजन या कह सकते हैं इन पशुओं का जो है मांस, ऊन, दूध कुछ भी बेचेंगे, बेचने के बाद कुछ पैसा प्राप्त हो जाएगा, तो जिससे इनकी आजीविका चलती है। तो ये एक प्राचीन जीवन निर्वाह की क्रिया है। तो इस तरीके से ये जीवन निर्वाह करते हैं, अपनी खुद की ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो ये मुख्य रूप से एक प्राकृतिक
प्रकृति पर आश्रित जो है एक क्रियाकलाप है, जो साधारण रूप से पशुओं को इन्हें पाला जाता है और एक प्राकृतिक दशाओं में ही इनको पाला जाता है। तो इसलिए ये प्राकृतिक वनस्पति पर आश्रित एक क्रियाकलाप है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये कार्य करने के लिए आपको भूमि का एक विशाल टुकड़ा चाहिए। तो भूमि ये बहुत बड़े एरिए में, विस्तृत क्षेत्र में ये क्रियाकलाप जो है आपको देखने को मिलेगी। तो भूमि का विस्तृत उपयोग ये इस क्रियाकलाप के माध्यम से देखा जाता है। तो इनकी संपत्ति पशु होते हैं और ये पशुचारण की प्राचीनतम विधि है जो आज भी वर्तमान समय में चल रही है। अधिकांश चलवासी जो है कबीलों में रहते हैं और ये लोग चारे की प्राप्ति के लिए ऋतुओं के अनुसार अपना स्थान परिवर्तन करते रहते हैं। नए चारागाहों की खोज और पशु चारक समतल भागों में एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। ये गर्मियों में मैदानी क्षेत्रों में और सर्दियों के मौसम में गर्मी के मौसम में ये पर्वतीय भाग से मैदानी भाग से पर्वतीय क्षेत्र की ओर चले जाते हैं और जब ठंड का समय होता है तब पर्वतीय भाग से ये मैदानी भागों में आ जाते हैं। तो इस तरीके से गर्म जो है ये समय स्थान के संदर्भ में अपना प्रवास करते हैं, जिसे हम ऋतु प्रवास कहते हैं, जिसे इसे ऋतु प्रवास कहा जाता है। भारत में हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया ये लोग इस प्रकार से ऋतु प्रवास करते हैं। तो इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, आपसे इसके सामने क्वेश्चन आ सकता है, ऋतु प्रवास क्या होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन। और ऋतु प्रवास में भाग लेने वाले भारतीय क्षेत्र में रहने वाले लोग कौन से हैं? तो ये वो जनजातियाँ हैं गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया। तो ये वो क्षेत्र हैं जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में ऋतु प्रवास करते हैं। आगे अगर हम बात करें, चलवासी पशु चारकों की संख्या लगातार कम हो रही है, जिसके 2 कारण हैं। पहला कारण है राजनीतिक सीमाओं का अतिरोपण और दूसरा है देश की गवर्नमेंट के द्वारा कई क्षेत्रों में नई प्रकार की बस्तियों को बनाया जा रहा है, बसाया जा रहा है। तो जिसकी वजह से इनका घुमंतू जीवन जो है वो धीरे धीरे समाप्त होकर एक स्थायी जीवन की तरफ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से भी इनकी जो है ये इन लोगों की संख्या लगातार कम हो रही है। तो इनमें से कोई भी 5 विशेषताएं आपको करनी चाहिए। यहाँ पर भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। प्रमुख पशु और क्षेत्र। तो पहले हम पशुओं की बात कर लेते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की अगर हम बात करें, गर्म क्षेत्रों की बात करें, तो गर्म क्षेत्रों में गाय, बैल ये प्रमुख पशु हैं जो पाले जाते हैं। सहारा और एशिया में भेड़, ऊंट, बकरी ये पाले जाते हैं। ये पालतू जानवर है वहाँ पर प्रमुख रूप से। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के क्षेत्र में गाय और बैल को पाला जाता है। सहारा और एशिया में भेड़, बकरी, ऊंट को पाला जाता है। इसी तरीके से तिब्बत और एंडीज़ के पर्वतीय भागों में, तिब्बत का ये वाला एरिया है और एंडीज़ के क्षेत्रों में याक और लामा ये पशु पाले जाते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर ही आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। इसी तरीके से आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर पाले जाते हैं। आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र ये वाला क्षेत्र है, इस मैप में ये दे रखा है ये वाला क्षेत्र। तो यहाँ पर रेंडियर पाले जाते हैं। और तिब्बत ये वाला इलाका है जो बिल्कुल भारत के ऊपर है, इस इलाके की अगर हम बात करें तो ये तिब्बत है। और एंडीज़ ये पर्वतमाला है, इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर याक और लामा ये पशु पाले जाते हैं। आगे अगर हम इन पशुओं के क्षेत्र की बात करें जहाँ पर चलवासी पशुचारण आज भी होता है, तो जो उनके प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में ये पशुचारण होता है, तो सबसे पहले हम बात करें अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप क्षेत्र में, ये वाला पूरा इलाका है। इसमें मंगोलिया
और मध्य चीन, ये वाला इलाका भी शामिल है। और दूसरा है यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश, ये वाला रीजन है। और तीसरा है दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर, ये वाला क्षेत्र है या ये वाला क्षेत्र है। तो इस तरीके से पूरे विश्व भर में ये क्रियाकलाप इन क्षेत्रों में विद्यमान है।